Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. Now, this lecture is also in continuation of chapter 1. Basically, chapter 1 has the four parts, means four concepts. Concept number 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा, वो कॉन्सेप्ट नंबर 1.1 है और ये वीडियो लेक्चर भी 1.1 की ही कंटिन्यूएशन है। तो जो हम कॉन्सेप्ट नंबर 1.1 देख रहे थे, इसके अंदर हमने देखा था कि लाइफ की 5 यूनिफाइंग थीम्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको हमने समझा। अब ये 5 यूनिफाइंग थीम्स में जो फर्स्ट थीम थी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम इसी को देखेंगे आज के उसमें। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल वे में ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हम देख रहे हैं। अब बायोलॉजी में भी या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, नॉर्मली भी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें मल्टीपल सब डिविजन्स होती हैं जो एक ऑर्गेनाइज वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये तो हो गई एक लेमैन लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे। So the study of life on Earth extends from the microscopic scale of all molecules and cells that make up organisms to global scale of entire living planet. ठीक है, यानी जो हमारा प्लानिट है, जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो अर्थ पे ज़िंदगी है वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक आपको मिल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये लेवल्स हैं इसके 10। अगर हम इसको इस तरह देखें कि सबसे सबसे आप जाएं हाई लेवल पे, सबसे ऊपर क्या है, एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स हैं एंड सेल्स के अंदर ऑर्गनलीज मौजूद हैं। देन वो ऑर्गनीज इट सेल्फ मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऊपर से नीचे की तरफ किस तरह से हिरार्की में मूव करें। आप इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, यानी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो एक मॉलिक्यूल है, उससे बने ऑर्गनलीज, ऑर्गनलीज से बने सेल्स, सेल्स से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन्स ने मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया। जब ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लगे तो वो पॉपुलेशन कहलाई। जब उन्होंने आपस में इंटरब्रीडिंग वगैरह की तो पॉपुलेशन बनी। पॉपुलेशन फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिवाइड हुई, इस तरह से कम्युनिटीज़ बनी। कम्युनिटीज़ फिर इट सेल्फ डिवाइड्स हुई और इकोसिस्टम बना, यानी कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ, तो इकोसिस्टम कहलाया वो इकोसिस्टम। देन ओवरऑल जब मल्टीपल इकोसिस्टम्स हमारे पास मिलते हैं तो हमारे पास एक बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम वन बाय वन इनको जो है वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है रिडक्शनिज़म, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास है REDUCTION रिडक्शनिज़म। रिडक्शनिज़म बेसिकली एक अप्रोच है डेट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू द सिंपलर वन। ठीक है, यानी एक अर्थ है, हम पूरी एक अर्थ को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, कि उसमें किस तरह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है। देन हम पूरी अर्थ से जा रहे हैं एक सेलुलर लेवल तक, तो यानी हम एक मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़ी चीज़ से, कॉम्प्लेक्स चीज़ से सिंपलेस्ट चीज़ की तरफ जब हम जा रहे होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिडक्शनिज़म। ठीक है, अब इसी रिडक्शनिज़म के तहत हम पूरे बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से डायग्राम है हमारी बुक के अंदर, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट लेवल क्या था, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ एंड द प्लेसेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, दुनिया में जितनी भी जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है उस सबको ओवरऑल अगर हम देखें तो वो बायोस्फीयर कहलाता है, आइदर वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, जिसकी भी हो। देन आप सेकेंड चीज़ होती है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी पर्टिकुलर एरिया है एक, वहाँ पे लिविंग थिंग है और उसका जो इंटरेक्शन है अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से।
ठीक है। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन किस तरह होगा, जैसे एक फॉर एग्जांपल एनिमल है, वो कहीं रह रहा है तो वहाँ पे सॉइल भी है, वहाँ पे वाटर भी है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं, लाइट भी है, ठीक है। तो उस तरह से वो उस जगह पे रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, और फिर इस तरह वो क्या कहलाएगी जगह, वो एरिया पर्टिकुलर उसका इकोसिस्टम कहलाएगा। देन हमारे पास होती है कम्युनिटी, थर्ड पॉइंट। कम्युनिटी क्या है, द एरे ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, यानी ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं उसकी कम्युनिटी है, वो उस ऑर्गेनिज्म की। कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग विद इन द bonds of a specified area that interbreed with each other, ठीक है। तो आपस में इंडिविजुअल्स इंटरब्रीडिंग करते हैं और इस तरह से हमारे पास एक पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन में हमारे पास ये कह सकते हैं कि a community is there for the set of populations that inhabit a particular area, ठीक है। यानी कम्युनिटी क्या है, एक पॉपुलेशन का सेट ही है जो कम्युनिटी कहलाती है। देन हमारे पास फिफ्थ है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे हम इंसान हैं, हम ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है, फंगस ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स क्या कहलाती है, ऑर्गेनिज्म कहलाती है। अब ये ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ किससे मिलके बना है, ये बना है ऑर्गन्स से मिलके, ठीक है। ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर देखें, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। देन ऑर्गन्स भी किसी चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं, तो वो होते हैं टिश्यूज़, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक, जैसे लीवर के टिश्यूज़ मिलेंगे तो लीवर बनेगा, ठीक है। हार्ट के टिश्यूज़ मिलते हैं, हार्ट बनता है। इसी तरह से स्किन के टिश्यूज़ मिलते हैं, स्किन बनती है। तो अब ये टिश्यूज़ भी किसी चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो चीज़ होती है सेल। जब मुख्तलिफ सेल आपस में कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ से मुराद यानी एक ही नौइयत के, ऐसा नहीं होगा कि हार्ट का सेल, ब्रेन का सेल, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल नहीं, मुख्तलिफ से मुराद ये होता है कि यानी हार्ट के ही मल्टीपल सेल्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं तो उसका एक टिश्यू बनाते हैं। देन अब इन सेल के अंदर इटसेल्फ क्या होते हैं, ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कह लें क्रोलोप्लास्ट होते हैं। ये सारे क्या हैं, सेल के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उसके ऑर्गेनलीज कहलाते हैं। अब ये ऑर्गेनलीज क्या है, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल जो है इज़ अ केमिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट करता है ऑफ टू और मोर यूनिट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के ऊपर। यूनिट्स क्या, किस चीज़ के, एटम्स के, ठीक है। उससे मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा होता है, सही। अब जैसे अब हमने बात करी थी सेल के अंदर क्रोलोप्लास्ट, ठीक है। तो मिलियन ऑफ क्रोलोप्लास्ट जो हैं वो क्या है, ईच एक, अगर हम पहले एक क्रोलोप्लास्ट की बात करते हैं, सही है। एक क्रोलोप्लास्ट है वो कि किससे बन रहा है, मिलियन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा होता है। जो मुख्तलिफ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल है क्या, वो ये है जो क्या कहते हैं, हमारे जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, ये उसका क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर जो होता है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। अच्छा, अब वो मुख्तलिफ जब क्लोरोफिल्स मिलते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। अच्छा, तो जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के ये काम आ रहा होता है। जब ये सूरज से पौधा लाइट एनर्जी लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा वो अपनी केमिकल एनर्जी में, और इस तरह से जो वो अपने सर्वाइव के लिए ग्लूकोज वगैरह बना रहा होता है प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में, दुनिया में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो और स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर ना बेसिकली एक कोरिलेशन है। जैसे हम कंसिडर करते हैं एक लीफ को, ठीक है, एक पत्ता है, जी, यहाँ आ जाए फिगर नंबर 1.3 पे, ठीक है। 1.3 पे जो ये फिगर बनी है, यहाँ पे आपके पास एक लीफ है, ठीक है। इट्स ब्रॉड फ्लैट शेप इसको क्या फराहम कर रही होती है, मैक्सिमाइज्ड
सरफेस एरिया फराहम कर रही होती है जहाँ से ये सूरज की जो रोशनी होती है वो कैप्चर्ड करता है ये क्लोरोप्लास्ट। पत्ता है, पत्ते का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब पत्ता जो है वो जो सूरज की रोशनी कैच कर रहा होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट की मदद से कर रहा होता है। ठीक है, अब सूरज की रोशनी इसने एब्जॉर्ब की। बिकॉज सच कोरिलेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन are common in all living things. Analyzing a biological structure gives us clues about what it does and how it works. अब फॉर एग्जाम्पल द हमिंग बर्ड की बुक में एग्जाम्पल है आपके पास। हमिंग बर्ड का अगर आप एनेटमी देखें, यानी उसकी किस तरह से बोन्स वगैरह फिक्स हुई हुई हैं, तो उसको अलाउ करता है इट विंग्स टू रोटेट एट द शोल्डर। तो हमिंग बर्ड जो है वो यूनिकली जो है वो बैकवर्ड एंड होवर इन प्लेस जो है आराम से फ्लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये ज़रा एक यूनिक कैरेक्टर है उसका डिफरेंट बर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी एग्जांपल इसलिए दी गई कि आप ये देखें कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसका उसके फंक्शन से किस तरह से ताल्लुक़ है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन बता दिया मैंने। देन हमारे पास सेल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल। सेल एग्जैक्टली है क्या? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये स्मॉलेस्ट यूनिट कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन का। जब हमने समझा तो सेल क्या है? एन ऑर्गेनिजम्स बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरह का दिख रहा है? सेल की वजह से। वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? सेल की वजह से। ठीक है, तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के लिए एक मशहूर ज़माना थ्योरी है, द सेल थ्योरी, जो फर्स्ट डेवलप हुई थी 1800 में। अच्छा, ये थ्योरी बेस्ड किस पे थी? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ऑफ मैनी साइंटिस्ट। ये थ्योरी स्टेट क्या करती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलके बने, और सेल्स क्या हैं? ज़िंदगी की बेसिक यूनिट है। इनफैक्ट द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ऑल बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें मूवमेंट हमारी आई की। अभी हम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारी जो आई मूव कर रही है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वो फंक्शन किसकी वजह से परफॉर्म कर रही है? इन सेल्स की वजह से। ठीक है, आई भी जो मिलके बनी है वो सेल्स से मिलके बनी है आई के। इसके अलावा आप बात कर लें रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन एटम्स की। ठीक है, कार्बन एटम्स कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं? सेल्यूलर फंक्शन की वजह से। जैसे अगर हम बात करें प्रोसेस दैट अकर्स ऑन ग्लोबल स्केल सच एज द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जो ग्लोबल स्केल पे परफॉर्मेंस हो रही है कार्बन एटम्स की, या किस वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की जो ज़्यादती होती जा रही है? क्योंकि जो सेल है उसके जो ये कह लें कि जो फंक्शन परफॉर्म करता है सेल, उसके वजह से जो कार्बन एटम्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, दैन वो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पौधों की बात करते हैं, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद सेल्यूलर एक्टिविटी हुई, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिया, सेल्यूलर एक्टिविटी हुई, देन उन्होंने बदले में इन्वायरमेंट को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही रिसाइकलिंग चलती रहती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, एवरी सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन दैट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। अब ये सेल के अंदर चीज़ें आती जाती कैसे? अब मैंने कहा इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की, कैसे गई सेल के अंदर? बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, कहाँ से रिलीज़ की? बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल कराता है यूकैरियोटिक, दूसरा सेल कराता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होती है मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल है, सेल के ऊपर, ठीक है, ये सेल है, सेल के ऊपर एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। देन सेल के जितने भी ऑर्गेनीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या डिफरेंट जो भी ऑर्गेनीज हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो इस तरह के सेल्स जो हैं हमारे पास वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है बड़ी सी। यहाँ पे आपके पास क्या है? सेल की मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ये नज़र आ रही है आपको बाहर। ठीक है,
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं लैक अ न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो इनके पास कोई बाहर से कोई मेम्ब्रेन उस तरह की नहीं होती जो उनके ऑर्गेनलीज को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे यूकैरियोटिक सेल है, इसकी जो है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो इटसेल्फ मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी, कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। डीएनए है, डीएनए के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। इस तरह के सेल जो हैं आपके वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस भी मिल रहा है वो, और न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है, और इसके जो ऑर्गेनलीज हैं वो सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो हमने समझनी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ है थीम। दूसरी थीम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ज़िंदगी चल कैसे रही है? पेरेंट्स होते हैं, उनसे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। अब ये जो बढ़ रही हैं चीज़ें आगे, ये इटसेल्फ किस तरह से बढ़ रही हैं? हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका भी पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जीन्स की एक्सप्रेशन और ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है। अच्छा, डीएनए क्या है? डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी मज़ीद। डीएनए को अगर हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करें तो ईच क्रोमोसोम कंटेन वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल विद हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ जीन्स जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में। मैं भी आपको दोबारा समझाती, सिर्फ अभी आप सुने। दे इनकोड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिल्ड ऑल द मॉलिक्यूल synthesized within a cell which in turn establish the cell's identity and function। ठीक है, अब इसको अगर हम समझें कुछ इस पिक्चर से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पर्म होता है, एग होता है, जब ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, उस एग से एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो से कोई ऑफ स्प्रिंग जो है वो डेवलप्ड होता है। अब ये फिनोमिना जो है ये परफॉर्म कैसे हो रहा है? एक सेल है, सेल के अंदर ये डीएनए पड़ा है। ठीक है, इस डीएनए के अंदर क्या है? सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब क्या है ये डीएनए जो आपको कॉइल्ड फॉर्म में दिख रहा है ना, इस ये बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ इस तरह की बो की शेप में बने हुए होते हैं, इसको ऐसे समझें। अब ये एक क्रोमोसोम इटसेल्फ अपने अंदर डीएनए के वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल रख रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक। सही है, अब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो इनकोड होती है और ये बिल्ड करती है नेक्स्ट दूसरे मॉलिक्यूल्स को। इसका फिर पूरा एक माइटोसिस मियोसिस का फिनोमेना है जो कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरा देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये सेल, ये वाला जो सेल है ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, और ये फिर क्या होगा, एक से दो सेल बनाएंगे। अब क्योंकि डीएनए मटेरियल तो एक सेल का, एक ये एक सेल है, इसके अंदर डीएनए मटेरियल है। अब ये क्या होता है, ये दोनों में इक्वली डिवाइड होता है डीएनए मटेरियल। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, ये डिवाइड होगा डीएनए उसका, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकोड हो जाएगी बाय द डीएनए डायरेक्ट टू योर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हमने देखा अभी फिगर से कि किस तरह से सेल से एक पूरा का पूरा ऑफ स्प्रिंग बना। ठीक है, अच्छा, अ डीएनए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, यहाँ पे पिक्चर निकाल लेती हूँ। अब डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो जो है वो मिलके बना हुआ होता है टू लॉन्ग चेन्स कॉल्ड स्ट्रैंड्स।
ठीक है, ये जो कॉइल्ड फॉर्म में आपको डीएनए दिख रहा है ना, सीढ़ी के ये कह लें, जिस तरह से स्ट्रैंड्स होते हैं ना, हेलिक्स होते हैं, इस तरह से ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के हेलिक्स होते हैं इस तरह से चढ़ने के लिए। तो ये इसी तरह से ये डीएनए जो है ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, इसका हेलिक्स समझे, इस तरह जो आपको लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब ये स्ट्रैंड्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं इन डबल हेलिक्स फॉर्म। ईच चेन इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ केमिकल ब्लॉक्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं ए, टी और सी से। ठीक है, और इसके अलावा एक जी होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये डबल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स जो है ये स्ट्रैंड्स में सिंगल स्ट्रैंड में ओपन होता है। इसके ऊपर मैंने कहा 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, टी, सी, जी, देन ए, टी, सी, जी, इस तरह से सीक्वेंस चल रही होती है। तो दोनों हेलिक्स हैं, इन दोनों पे आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। अब प्रोटीन्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं डिफरेंट सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। वो आते कहाँ से? अब जिस तरह मैंने आपको बताया जीन्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, इसी तरह से जो प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स होती हैं ना, प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली करती हैं, मगर ये यूजिंग अ रिलेटेड मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए। आरएनए का ये इस्तेमाल करती हैं और प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। The sequence of nucleotide along a gene is transcribed into mRNA। अभी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ये ट्रांसक्राइब्ड होगी आपकी ट्रांसक्राइब्ड किस पे होगी? ट्रांसक्राइब्ड होगी आपकी mRNA के अंदर। देन mRNA की क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन होगी तो आपके पास क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड्स बनेंगे। अभी जो इंटायर प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच द इंफॉर्मेशन इन अ जीन डायरेक्ट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सेल्यूलर प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे एक सेल्यूलर हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ये प्रोसेस हमारा जो हमने देखा ये इंटायर प्रोसेस कहलाता है जीन की एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन। अब होता ऐसा है कि अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स द सेम थिंग इन वन ऑर्गेनिज्म एज इट डज इन अदर। ठीक है, कि पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की। अब मैं कह रही हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है पर्टिकुलर है, ए, टी, सी और जी, यानी इसका नाम ए था, इसका नाम टी था, इसका नाम सी था, इसका नाम जी था। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ना इसकी, ये किस चीज़ की तरफ हमें इशारा कर रही है, ये क्या बता रही है? ये बता रही होती है कि ये जो ऑर्गेनिज़म है, ये अगर जीन इसके अंदर है, एक ऑर्गेनिज़म ए ऑर्गेनिज़म है, इसके अंदर अगर इस सीक्वेंस की जीन है और बी ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर भी इसी सीक्वेंस की जीन है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेम है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें, वी नो for decades that some type of RNA are actually components of cellular machinery that manufacture proteins। अब हमने देखा कि RNA किस तरह से प्रोटीन, यानी ये जो अमीनो एसिड बना ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कर रहा है, सही, हमने इसको समझा। तो हम ये कह सकते हैं कि आरएनए क्या है कि वो मशीनरी है जो कि प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अच्छा, अब जो साइंटिस्ट ने थोड़ी सी वर्किंग करी फ्यू लास्ट डिकेड से, उन्होंने न्यू क्लास ऑफ आरएनए डिस्कवर करी। अच्छा, वो क्या करती है? न्यू क्लास ऑफ आरएनए दैट प्लेज अदर रोल्स इन द सेल सच एज regulating the function of protein coding gene specify these RNAs as well and their production is also referred as gene expression। अब ये आरएनए पहले तो यही था कि आरएनए जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये चीज़ भी देखी कि आरएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन के साथ साथ प्रोटीन की जो है वो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? प्रोटीन कोडिंग करके। ठीक है, प्रोटीन कोडिंग जीन्स को कंट्रोल करके आरएनए दो काम कर रहा है। एक तो ये क्या है कि आरएनए दो चीज़ें कर रहा है, प्रोटीन
मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यह बात हमें सदियों से पता थी। अब दूसरी चीज़ आरएनए एक और कर रहा है। जो हमारे पास प्रोटीन कोडिंग जीन्स होती हैं ना, इनको कंट्रोल भी कर रहा है साथ साथ। ठीक है, ये थोड़ी न्यू स्टडी है साइंटिस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जीनोमिक्स, लार्ज स्केल एनालिसिस ऑफ डीएनए sequence, the entire library of genetic instructions that an organism inherits is called genome. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, हमने ये देखा कि वो अपने पेरेंट्स से क्या पैदा हो रहा है, एक ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहा है। अच्छा, ये ऑफ स्प्रिंग जो है वो सेम ट्रेड्स रख रहा होता है अपने पेरेंट्स की तरह के, कहीं शक्ल में, कहीं रंग में, कहीं आँखों में, कहीं बालों में, कहीं आईक्यू में, मतलब डिफरेंट तरह के चीज़ों में। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की इंटायर लाइब्रेरी होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो उसको इनहेरिट हो रही होती है, वो बेसिकली उसका जीनोम कहलाती है। अ टिपिकल ह्यूमन सेल हैज़ टू सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम का एक सेट है। अगर ये दो सेट की बात करें तो ये एक और सेट होगा। ठीक है, तो दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एंड ईच सेट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए। और एक सेट के अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स पाए जाते हैं डीएनए के। अच्छा जी, रिसर्चर स्टडीज होल सेट्स ऑफ जीन इंस्टीड ऑफ सिंगल जीन इन वन और मोर स्पीशी। इस तरह की अप्रोच जो है वो क्या कहलाती है, जीनोमिक्स। बजाय इसके कि वो किसी एक जीन को स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या किया, रिसर्चर्स ने ये किया कि उन्होंने पूरे पूरे जीन के सेट को स्टडी किया। स्टडी ऑफ होल जीन सेट। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या है, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सेट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज expressed by a given cell tissue or organism is called proteome। अच्छा जी, अब ये कह लें कि इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स जो है उसकी जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो क्या कहला रही है, उसकी स्टडी क्या कहला रही है, प्रोटियोमिक्स कहला रही है। इसको आप दोबारा गौर से सुने। यानी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सेट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ये कहलाएगी प्रोटियोमिक्स। अगर आप जीन की स्टडी करेंगे तो वो जीनोमिक्स कहलाएगा। एक और चीज़ होती है प्रोटियोम। अब ये प्रोटियोम क्या है, प्रोटियोम क्या है, दैट्स इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन। यानी जो आप प्रोटीन के सेट को स्टडी कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगा, प्रोटियोमिक्स कहलाएगा। द इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन expressed by a given cells or tissues is called a proteome। अच्छा, 3 इम्पोर्टेड जो है हमारे पास रिसर्च डेवलपमेंट है जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स अप्रोच को जो पॉसिबल करती हैं। पहली है हमारे पास हाई थ्रूपुट। ये ऐसी टेक्नोलॉजी या टूल है जो कि एनालाइज करता है बायोलॉजिकल सैंपल्स को बहुत ही स्पीड से, यानी एनालिसिस के लिए काम आ रहा है ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है, वेरी रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से एनालिसिस करके बता देता है बायोलॉजिकल सैंपल्स की। दूसरी अप्रोच हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बेसिकली ये क्या है, कंप्यूटेशनल अप्रोच है या कंप्यूटेशनल टूल है।
किस चीज़ के काम आता है? टू स्टोर, ऑर्गेनाइज या एनालाइज करना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जब हमारे पास डेटा ज़्यादा बड़ा हो, उसको जो है हम स्टडी कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए। थर्ड अप्रोच है हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च टीम। ये रिसर्च टीम का क्या काम होगा? इसका नाम से समझ आ रहा है। बेसिकली ग्रुप्स होता है डाइवर्स स्पेशलिस्ट का, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे जिसमें शामिल मैथमेटिशियंस होंगे, इंजीनियर्स होंगे, केमिस्ट होंगे, फिजिस्ट होंगे, जो कि उस रिसर्च स्टडी को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये तीन जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिसर्च डेवलपमेंट हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम किसी भी रिसर्च को कर सकते हैं परफॉर्म। और इसके ज़रिए हमने जो देखें दो टर्मिनोलॉजीज, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इसकी स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये तीन ऊपर जो बताए हुए हैं इम्पॉर्टेंट रिसर्च डेवलपमेंट टूल्स, ये किस लिए काम आएंगे? इसलिए काम आएंगे अगर हम चाह रहे हैं कि जीन्स की स्टडी करना या प्रोटीन्स की स्टडी करना, तो हम इन टूल्स की हेल्प से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी एंड मैटर्स। मैं आपकी बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, आप बुक उठा के देखें, सीक्वेंस से ही हमारे टॉपिक चल रहे हैं। एनर्जी एंड मैटर्स की अगर हम बात करें तो लाइफ रिक्वायर्स द ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। उसके बगैर तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। अब हम मूविंग कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अपने कामों में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, द इनपुट ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास जो मेन सोर्स है एनर्जी का दुनिया में, वो है सन। सन से एनर्जी आई, अब वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। आगे किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात करते हैं, हमने लिया एक पौधा, एक प्लांट है, ठीक है। अब ये सन है, सन से एनर्जी मिली इस प्लांट को, ठीक है। व्हेन प्लांट्स लीव्स absorb sunlight, the process of photosynthesis perform। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे प्रोसीजर हुआ। मॉलिक्यूल विद इन द लीव्स कन्वर्ट द सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अभी जो सनलाइट की एनर्जी थी, ये यहाँ पे क्या बन गई? केमिकल एनर्जी, जिसको मैं CE से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी किस तरह की हो सकती है इस प्लांट के लिए? लाइक ये शुगर बनाएगी उसके लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। द केमिकल एनर्जी इन द फूड मॉलिक्यूल इज़ देन पास्ड अलॉन्ग फ्रॉम द प्लांट एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, उसके प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स के पास जाएगी। अच्छा जी, किस तरह जाती है? अब इस प्लांट को भी ज़ाहिर है कोई ना कोई खाने वाला होगा, कोई वो एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये रिसाइकलिंग का प्रोसीजर हमारे पास चल रहा है। अब ये कल कोई एनिमल अगर मर जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, ये एनिमल क्या है? इस प्लांट का कंज्यूमर है, जो इसको कंज्यूम कर रहा है। अब कल को ये जब एनिमल मर जाएगा, फिर ये दफन हो जाएगा इस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी से फिर ये वापस न्यूट्रिशन कहाँ जाएगी? प्लांट के पास जाएगी। देन इसी तरह से ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल था, कंज्यूमर हम इसको कह रहे हैं, जो कि कंज्यूम कर रहा है उस एनर्जी को, उसने क्या किया कि उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया अपने काम वाम करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, सेल डिवीजन हो रही है उसकी बॉडी में, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना सेल डिवाइड नहीं हो सकते। सम ऑफ दैट एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द सराउंडिंग। अब जब ये पूरा फिनोमिना हो रहा होता है ना, जब ये कंज्यूमर इस एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल की डिवीजन होती है, एक सेल था, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। इस दौरान जब सेल डिवीजन होगी तो इसके अंदर से क्या रिलीज़ होती है? हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से इस हीट के रिजल्ट से क्या रिलीज से क्या होता है? एज अ रिजल्ट फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इन वन डायरेक्शन। यानी अब आप ये देख रहे हैं कि इससे एनर्जी बस रिलीज़ होकर बाहर आके
कहाँ एनर्जी कह रही हूँ, सॉरी, हीट रिलीज होकर बाहर आके कहाँ आ गई, इको सिस्टम पे आ गई। ठीक है, अब इसके बरक्स अगर हम देखें केमिकल साइकिल को, ठीक है, केमिकल साइकिल क्या है, केमिकल साइकिल विद इन एन इकोसिस्टम वेयर दे आर यूज्ड एंड देन रिसाइकल्ड। जब एक चीज़ इस्तेमाल होती है देन वो दोबारा उसका क्या होता है, रिसाइकल होती है, ये केमिकल साइकिल है। जबकि हमने उस साइकिल में क्या देखा कि बस आपके पास जो है वो ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी को कंज्यूम किया, उसके अंदर सेल डिवीजन हुई, बस वहाँ से हीट निकल के इन्वायरमेंट में आ गई। ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल साइकिल थी। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये सिंपल एनर्जी का फ्लो था जो हमने यहाँ देखा ना। मैं कलर एक मिनट चेंज करती हूँ यहाँ पे। ये जो हमने पूरा प्रोसीजर देखा सनलाइट वाला, ये क्या है, हमारे पास सिंपल एनर्जी का फ्लो है। जबकि ये केमिकल साइकिल क्या है, इसमें रिसाइकलिंग होती है, यानी प्लांट केमिकल्स दैट अ प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर और सॉइल में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट बॉडी एंड देन पास टू एन एनिमल। जिस एनिमल ने खाया ये उसमें चली गई, इवेंचुअली दिस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब ये सनलाइट से इसने यहाँ पे एनर्जी ली, एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट से एक एनिमल में गई, अब इस एनिमल में ये एनर्जी चली गई। अब इस एनिमल का क्या है कि दिस केमिकल एनर्जी विल बी रिटर्न टू द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स है। ये इसने इस एनिमल की बॉडी से ये एनर्जी वापस कहाँ गई, इसके डिकम्पोज होने के बाद वापस जाके इन्वायरमेंट में शामिल हो गई। जहाँ से एनर्जी आई थी एनर्जी वहीं जाके शामिल हो गई। इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल साइकिल। ठीक है, एक थी एनर्जी फ्लो जिसमें वन वे काम हो रहा था, यानी बस हीट निकल के इकोसिस्टम में आ गई सेल डिवीजन से। जबकि केमिकल साइकिल में क्या होता है, केमिकल जो होता है आर देन अवेलेबल टू बी टेकन बाय द प्लांट अगेन। सही है, अब ये एनवायरनमेंट में जब ये केमिकल रिलीज हुआ, अब ये केमिकल वापस प्लांट अपने अंदर टेकअप करके और फिर इसी तरह से साइकिल को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के साइकिल हैं, एक एनर्जी फ्लो है और एक केमिकल साइकिल है, जिसके ज़रिए मैटर जो है वो इन्वायरमेंट में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र हो रहा होता है एनर्जी और मैटर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है वो है इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन का फ्रॉम मॉलिक्यूल टू इकोसिस्टम इंट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब एक मॉलिक्यूल का उसके इकोसिस्टम से इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। At any level of the biological hierarchy, interaction between the components of the system ensures smooth interaction या integration of all parts such as the functions as whole। यानी जब तक चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा, वो अपना फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि भाई इकोसिस्टम से प्लांट का इंट्रैक्शन ना हो, सनलाइट से प्लांट का इंट्रैक्शन ना हो, तो वो किस तरह से केमिकल एनर्जी और ये एनर्जी फ्लो जो है उसके अंदर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें इंट्रैक्शन विद ऑर्गेनिजम्स, विद इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन हमें देखना है। इंट्रैक्शंस within organisms. Cells in the body must match the supply of fuel sugars। फ्यूल को जो है हम यूज़ करें, यानी शुगर भी यूज़ करें एज अ फ्यूल, तो डिमांड रेगुलेटिंग द अपोजिंग प्रोसेस ऑफ शुगर ब्रेक डाउन एंड स्टोरेज। ठीक है, अब कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी सेल है उसका, अब सेल की रिक्वायरमेंट होती है शुगर, एनर्जी वगैरह के तौर पे यूज़ हो रही होती है, हम कह सकते हैं कि फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रही है। अच्छा, अब जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, इनको ना इस शुगर की सप्लाई, सेल के अंदर शुगर कितनी सप्लाई हो और अंदर उसकी कितनी डिमांड है, इसको कंट्रोल करना होता है, इसको रेगुलेट करना होता है। द की इज़ द एबिलिटी ऑफ मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू सेल्फ रेगुलेट बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड फीडबैक। अब हमारी बॉडी में जो डिमांड और सप्लाई है ये किस तरह से सेम रहती है,
मतलब सेम से मुराद बैलेंस किस तरह से रहती है, ये रेगुलेट कैसे होती है। बेसिकली ये रेगुलेट हो रही होती है फीडबैक मैकेनिज्म से। अच्छा जी, अब ये फीडबैक मैकेनिज्म्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म ही होता है जिसकी वजह से बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। हमने चीनी ज़्यादा खाई, हमारी शुगर नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, FBM कह रही हूँ मैं इसको, फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक mechanism. So, in feedback regulation, the output or product of a process regulates that very processes. The most common form of regulation in living things is negative feedback. हम सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। As seen in the example of insulin signaling, इंसुलिन की सिग्नलिंग कैसे होती है, जब हमने कोई खाना खाया, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल क्या हुए, शुगर कह लें या ग्लूकोज कह लें, वो इंक्रीज़ हो गए। अच्छा जी, अब ये इंक्रीज़ कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जाके इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड के शुगर ग्लूकोज के जो लेवल्स थे वो राइज हो गए। विच स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, अब हमारे जो पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं, जैसे ही इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, फ़ौरन से के फ़ौरन जो है लेवल ज़्यादा होने से हमारे जो पेनक्रियाज होता है उसको स्टिमुलेशन मिलती है। अब जब पेनक्रियाज स्टिमुलेट होता है तो अपने अंदर से क्या रिलीज़ करता है, इंसुलिन। ये बेसिकली इंसुलिन जो होती है वो इन टर्न्स कॉज बॉडी सेल्स टू टेक अप ग्लूकोज। अब ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा था, अब ये इंसुलिन जो है ये बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस ग्लूकोज को टेक अप करें, वापस अपने अंदर लें। अब ये ग्लूकोज की टेक अप किस किस फॉर्म में होती है बॉडी के अंदर, लीवर सेल के अंदर स्टोर हो सकते हैं ये हमारे पास। ठीक है, और इस तरह से जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो यहाँ पे बढ़ा हुआ था, अब ये कम हो जाएगा जब इसका टेकअप हो जाएगा बॉडी के ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल थी कि नेगेटिव मैकेनिज्म किस तरह से हमारी बॉडी की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह से हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा होता है, हमने नमक ज़्यादा खा लिया बीपी नहीं बढ़ता। मतलब ये अल्लाह ताला ने प्रोसेसेस हमारी बॉडी में बनाए हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं और नॉर्मल रहते हैं बद परहेज़ी करने के बावजूद। हाँ, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म बद परहेज़ी करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। फिर ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, ज़ाहिर है ये भी एक मैकेनिज्म है, किस हद तक काम करेगा। हम अपनी जिस्म के साथ ज़्यादती करते जाएं और ये कितना उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें, ये थोड़ा सा लेस जो है वो कॉमन है इंस्टीड ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मगर फिर भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो उससे क्या होता है, ये कट लगा जहाँ पे, यहाँ से ब्लड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम नेगेटिव ने तो क्या किया, एक चीज़ बढ़ी तो उसको कम करवा दिया। अब ये क्या कर रहा है, जो ये बढ़ रहा है, ब्लड निकल रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये साथ के साथ एक और चीज़ बढ़ा देता है, क्या, बॉडी के प्लेटिलेट्स। ये प्लेटिलेट्स को जो है वो इस जगह पे ज़्यादा तेज़ी से पहुंचाना शुरू कर देते हैं ताकि ये इस वोंड को हील कर सकें। प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, बहते हुआ जो ब्लड होता है उसका क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, उसके क्लॉट बनाते हैं, उसको जमाते हैं खून को। तो जब ये इस खून को जमाना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वोंड की फॉर्म में डेवलपमेंट हो जाती है। और इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है हमारी बॉडी के लिए कारआमद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक सॉरी इकोसिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन है उसके एनवायरनमेंट से, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो भी इर्द गिर्द उसके चीज़ें आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये चीज़ क्या होती है, उसका इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम की इतनी डेफिनेशन हमने देख ली तो होपफुली अब आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं किसी एकेशिया ट्री की, बुक में जो एग्जाम्पल है मैं उसी को कोट कर रही हूँ।
An acacia tree interacts with soil microorganisms associated with its roots, insects that live on it, and animals that eat its leaves and fruits. ठीक है, तो ये जो प्लांट है अकेशिया का, इसका अपने इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ है। किस तरह से कि इसकी मट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह भी रह रहे होते हैं जो कि इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स आके इसके पत्ते वत्ते, इसके फल वल खा के इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स दोट दैट आर म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो ये इंट्रैक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं? एक है म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें दोनों चीज़ों को फ़ायदा हो। अब जैसे अकेशिया को भी फ़ायदा हो, इसके साथ रहने वाले को भी फ़ायदा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी सॉइल में क्या रह रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसके रूट्स के अंदर रह रहा है, सॉइल में जो मतलब रूट्स हैं उसमें। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे अपनी खुराक भी हासिल कर रहा है और फ़ायदे में इसके डेवलपमेंट करवा रहा है। ये तो हो गया म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरा, आप कह लें कि बुक में एग्जाम्पल है आपके पास, टर्टल के जो ऊपर के स्मॉल पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं वो खा रही होती हैं क्लीनर फिशेस। ठीक है, क्लीनर फिशेस हैं जो कि टर्टल के ऊपर जो स्मॉल पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उसको खा के अपना पेट भी भर रही हैं और टर्टल को साफ भी कर रही हैं। तो ये होती है एग्जाम्पल म्यूचुअल बेनिफिट की। अच्छा, दूसरा हमारे पास बेनिफिट क्या है? वो है एक स्पीशी को फ़ायदा पहुँचे, दूसरी स्पीशी को हार्म पहुँचे। कैसे? जैसे लायंस जो हैं वो ज़ेबरे का शिकार करते, ज़ेबरे को खा लेते हैं, लेकिन ज़ेबरे को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। यानी इसमें वन साइड जो होता है वो बेनिफिट हो रहा है। थर्ड, हमारे पास इस तरह का बेनिफिट है जिसमें बोथ, दोनों को ही हार्म पहुँचे। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल व्हेन टू प्लांट्स कम्पीट फॉर अ सॉइल रिसोर्स दैट इन इट्स शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, अब दो प्लांट हैं, दोनों कम्पीट कर रहे हैं कि वो सॉइल से रिसोर्स ले ले, दूसरा चाह रहा है वो ले ले, और दोनों कंपटीशन के चक्कर में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाते। तो इस वजह से दोनों को क्या पहुंच रहा है? इस कंपटीशन की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह से जो ऑन गोइंग हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उसका मेजर एक्सपेक्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैनी स्पीशीज आर श्रिंकिंग इन साइज और इवन डिसअपियरिंग। अब जब हमारे पास क्लाइमेट का चेंज आ रहा है, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, पॉपुलेशन स्पीशीज़ सरवाइव नहीं कर पा रही, आइदर एनिमल्स प्लांट, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनकी स्पीशीज़ क्या होती जाती हैं? डिसअपियर होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि द लॉस ऑफ पॉपुलेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एक्सटिंक्शन। एक वर्ड यूज़ किया गया आपकी बुक में, एक्सटेंशन, यानी परमानेंटली तौर पे डिसअपेयरिंग ऑफ द स्पीशी की तरफ जाना, यानी उसकी कमी हो जाना, उसको डिसअपेयर हो जाना दुनिया से, उसका ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा कॉन्सेप्ट 1.1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके कॉन्सेप्ट में आपके पास कॉन्सेप्ट के एंड में एक कॉन्सेप्ट चेक है जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद मुझसे अगर कोई क्वेश्चन है, उसमें कुछ समझ नहीं आता, मुझसे पूछना है। वो कॉन्सेप्ट चेक ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको आपकी बुक से ही, आपकी बुक की फिगर्स और बुक के एग्जाम्पल से ये समझाया है, तो आपको एक स्टार्ट करना है फिगर 1.3 को लेके मॉलिक्यूलर लेवल तक की स्टडी उसकी देखनी है, और फिर उसको समझना है कि कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पे जाके बायोलॉजिकल हिरार्की जो है वो एंड हो रही है, बायोस्फीयर से लेके मॉलिक्यूल्स तक का उसका एक पूरा लेवल। नेक्स्ट हमारे पास तो है इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन कि आपको कोई एग्जाम्पल देनी है बायोलॉजिकल थीम्स की, अपने उससे थोड़ा सा सोचना है, जैसे इन्होंने हमिंग बर्ड्स वगैरह की दी हुई है, इस तरह की कुछ। अच्छा, व्हाट इफ़ का सेक्शन है आपके पास तीसरा। फॉर ईच थीम डिस्कस इन दिस सेक्शन गिव एन एग्जाम्पल नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, ऐसी कोई एग्जाम्पल बतानी है जो कि इस टेक्स्ट में जो मैंने आपको समझाया वो मौजूद ना हो, जो बुक का टेक्स्ट है। ठीक है, कुछ थीम्स आपने सोचनी है कि हाँ भाई ये चीज़ थी, इसमें इस तरह का चेंज आया वक्त के साथ और इस तरह से इसने एवोल्यूशन करी अपनी
सम हाउ लाइक दैट ना, इस तरह के आपको कुछ कॉन्सेप्ट सोचने हैं। बेसिकली ये आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें आपको अपनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी है, उसको सोचना है, ताकि आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आपको कितनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट हमारा 1.1 बुक का जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट 1.2 लेक्चर में। ठीक है, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।